नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव की हमारी चुनावी कवरेज जारी है, लेकिन इधर 3-4 दिनों से मौसम बहुत ख़राब हो गया, मिल्कीपुर जा नहीं पाया। इसलिए जो वीडियो पहले से थे वो लगभग ख़त्म हो गए, नया वीडियो में बना नहीं पाया। तो आज कुछ मित्र हमसे जानना चाह रहे थे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है मिल्कीपुर का। तो अभी तक जो हमने कवरेज की, जो मिल्कीपुर क्षेत्र में टहला, उससे जो चुनावी माहौल हमको पता लगा उसकी चर्चा थोड़ा आपसे कर लेते हैं। मित्रों, आपको बताएं कि जैसा आपको पता है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव करो और मरो का है, और सपा के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, चूँकि वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद जी अब सांसद बन चुके हैं। तो इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा की बात है मिल्कीपुर का चुनाव। बात आते हैं कि वहाँ पर समीकरणों की। मित्रों, वहाँ का समीकरण बहुत गड्ढमड्ढ है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग सिर्फ जातियों की बात करते हैं। विकास के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे गौड़ हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो जाति एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन जाति ही पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। जैसा मैंने वहाँ के बारे में जाना, और मैंने गूगल से जो जातिवार वहाँ का जो डाटा निकाला, ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, पासी 55,000, मुस्लिम 30,000, ठाकुर 25,000, दलित 25,000, कोरी 20,000, चौरसिया 18,000, वैश्य 12,000, पाल 7,000, मौर्य 50,000, अन्य 28,000। रिजर्व विधानसभा है, पिछड़े वर्ग दलितों का बाहुल्य वहाँ पर। लेकिन अगर लीड करने वाली जातियों की बात की जाए, जो वहाँ के निर्णायक हैं, समीकरण को बनाती बिगाड़ती हैं, तो ब्राह्मण और यादव दलित माने जाते हैं। तो ब्राह्मण की संख्या 60,000 है। ये केवल गिनती की है। ब्राह्मण कभी इनकी पोलिंग सबसे कम होती है, 25% पहुँच जाए, जान लीजिए बहुत बड़ी बात है। मतलब 60,000 में 30 पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है। यादव की पोलिंग अच्छी होती है, जिनकी संख्या 55,000 लगभग है। यादव यहाँ पर निर्णायक हैं, और जैसा कि पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि सेन परिवार यहाँ की हार और जीत तय करता है। और पीडीए जो आज बना है, अखिलेश यादव ने बनाया है, लेकिन मिल्कीपुर के लिए पीडीए कोई नई बात नहीं है। वहाँ का चुनाव ही हमेशा पीडीए पर रहा है। मित्रसेन यादव के ज़माने से ही वहाँ पर पीडीए चल रहा है, अगड़े पिछड़े की लड़ाई रही। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं, चूँकि आनंद सेन निष्क्रिय हो चुके हैं और अवधेश प्रसाद से उनकी बहुत अच्छी तालमेल भी नहीं है। लोकसभा का चुनाव, जैसा कि आपको पता है कि केवल 7700 की लीड थी सपा की चारों विधानसभाओं में। बताइए कि रिजर्व विधानसभा होते हुए भी सबसे ज़्यादा दलित वोटर वहाँ के, और दलित स्वयं अवधेश प्रसाद, उसके बावजूद वहाँ की लीडिंग सबसे कम आखिर क्यों रही? इसलिए ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पर पीडीए बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। पीडीए मिल्कीपुर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, वहाँ पर व्यक्तित्व चलता है। और जैसा व्यक्तित्व के बारे में अवधेश प्रसाद को लेकर भी कुछ मन में आक्रोश है। अवधेश प्रसाद जी ने अपने सुपुत्र अजीत प्रसाद को टिकट दिलाया है, जिसको लेकर जातिवाद का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, और इसमें यादव बिरादरी उनसे बहुत नाराज है। यादव में भी दो फाड़ है, आनंद सेन और रामचंद्र यादव के करीबी माने जाते हैं सूरभान पासवान। अगर सूरभान पासवान को टिकट मिल जाता है भाजपा से, तो ऐसा माना जा रहा है कि यादव में भी वो 30-40% तक सेंध लगा सकते हैं। इसलिए सबसे मजबूत दावेदार वहाँ के चंद्रभान पासवान माने जाते हैं भाजपा से, और सपा से अजीत प्रसाद तो है ही। लेकिन अजीत प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। जो कुछ पहचान है इनके पिताजी की है, अवधेश प्रसाद की है।
एक हमारे पत्रकार मित्र तो बता रहे थे कि समूह गा की भी परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं, और अजीत प्रसाद इधर कुछ बेवकूफ़ी भी करते जा रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको पता है कि ब्राह्मण एक रवि तिवारी को अगवा करने के आरोप में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। और 2 घटनाएं रायपट्टी और भदरसा की तो पहले सपा के खिलाफ जा रही थी, इसलिए सपा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। लेकिन गणित अगर कहे तो सपा के पक्ष में है। अगर गणित से चुनाव होता है तो सपा निश्चित रूप से 21 पड़ेगी, लेकिन चूंकि ये सब उसके लिए ड्राबैक हैं, अवधेश के प्रति भी नाराज़गी है, लेकिन अवधेश से ज़्यादा कहीं गोरखनाथ के भी प्रति नाराज़गी है। गोरखनाथ बाबा के प्रति मिल्कीपुर विधानसभा में बहुत आक्रोश है। गोरखनाथ बाबा को अगर टिकट कहीं बीजेपी दे देती है तो अभी से ही समझ लीजिए कि सपा का पलड़ा वहाँ पर भारी रहेगा। लेकिन अगर चंद्रभान पासवान को टिकट दिया जाता है तब तो वहाँ पे भाजपा 21 हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा और किसी को टिकट दिया जाता है भाजपा से, गोरखनाथ को छोड़ करके, तो भाजपा वहाँ और सपा में लड़ाई वहाँ पर कांटे की होगी। लेकिन जैसा आपको पता है मित्रों, उपचुनाव हमेशा से सत्ता का रहा है, लेकिन ये मिथक थोड़ा सा मऊ में टूटा है। वही काम सपा ने भी किया, वही काम बसपा ने भी किया, वही भाजपा कर रही, तो आखिर रोना किस बात का। जिसको भी जब मौका मिला है तो सत्ता का दुरुपयोग आज से नहीं, हमेशा से होता रहा है। वही सत्ता का दुरुपयोग हमको याद है, मुलायम सिंह यादव के समय में 95 में 80-80 हज़ार रुपये में विभागों में फार्म बिक जाते थे। यहाँ से बच्चे कंपटीशन के लिए फार्म भरते थे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ऊपर से लिस्ट आ जाती थी कि इन्हीं का चयन होना है, और बाकी जो फार्म भरे हैं वो तेल लेने चले जाते। खूब किया है मुलायम सिंह की यादव के शासन में, खूब हुआ है। बस वही है, सत्ता आज नहीं है तो दूसरे को आरोप लगा देना बहुत बड़ी बात। तो भाजपा भी अपनी वाली कर रही तो क्या बुरा, जो पहले हुआ है वही आज भी कर रही, सत्ता को चुनाव है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भाजपा को जो फायदा मिलेगा वो यादवों की नाराजगी का मिल सकता है। ब्राह्मण कोर वोट बैंक इनके साथ है ही, लेकिन अवधेश प्रसाद की भी सेन ब्राह्मणों में है। इधर रवि तिवारी को अगवा करने से थोड़ा बहुत ब्राह्मणों में नाराजगी बढ़ी है। ठाकुर मतदाता तो कंप्लीट कह सकते हैं 10% छोड़ करके सब भाजपा के साथ में है। दलित 25,000, कोरी 20,000, ये जो है, ये मतदाता जो हैं, ये आप कह सकते हैं कि कंप्लीट अवधेश प्रसाद के नहीं हैं। आपको मैंने बता दिया कि मिल्कीपुर में गरीबी बहुत है, वहाँ तक विकास की सोच नहीं है, बहुत दूरगामी सोच उन लोगों के बीच में नहीं है। वहाँ पर 5 किलो अनाज मिल जाए, विधवा पेंशन मिल जाए, किसान सम्मान निधि मिल जाए, इसका बहुत जोर चल रहा है। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर भाजपा किसी मामले में कमज़ोर है, चूँकि ये 3 चीज़ें जो मैंने बताया भाजपा दे रही है, इसका वहाँ पे जादू चल रहा है। पीडीए और संविधान, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में उसकी लहर है। बाकी पीडीए और संविधान बदल दिया जाएगा, जो आरोप लगाया जा रहा था भाजपा अगर जीते की, इसका कोई बहुत ज़्यादा लहर नहीं है। कुल मिला के कह सकते हैं कि इस समय पूरी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव आज की डेट में तो कांटे पर है। अब देखा जाएगा कि भाजपा अपना प्रत्याशी किसको बनाती है। दौड़ में 2-3 लोग हैं, कहने के लिए तो 29 की लिस्ट है। भाजपा बुद्धिमानी से काम कर रही, वो जानती है कि अगर अभी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा तो 28 लोग नाराज हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। इसलिए ऐन मौके पे नामांकन के कुछ दिन पहले ये प्रत्याशी अपना घोषित करेंगे। चंद्रभान पासवान को मिलता है तो निश्चित रूप से 21 पड़ेगी भाजपा। अगर रामू प्रियदर्शी तो आउटडेटेड हो चुके हैं, एक और हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो त्यागी, राधेश्याम त्यागी, राष्ट्रवादी जरूर हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें वो सेट नहीं बैठ रहे हैं। तेज़ तर्रार होना चाहिए, राष्ट्रवादी की ज़रूरत नहीं है। जब चुनाव जाति पर चल रहा है, चुनाव लाभों पर चल रहा है, चुनाव जब धर्म पर चल रहा है तो उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। जैसा कि हमको लगता है कि चंद्रभान का टिकट भाजपा देगी तो निश्चित रूप से भाजपा 21 हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में कांटे पर लड़ाई होगी, सत्ता को चुनाव है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, जो आज तक मेरे मस्तिष्क में था, जो अभी तक मैंने वहाँ का एनालिसिस विश्लेषण किया, मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, देखते रहिए अयोध्या दर्पण।